हेलो हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो जैसे कल से 2 दिन से मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा है बैंक के बारे में, और वो बैंक की हालत का ये काफ़ी ख़राब हो गई है इस टाइम पे। जैसे बाकी सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इस टाइम पे बैंक जो है येस बैंक की तरह हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या येस बैंक की तरह भी हो जाएगा या नहीं होगा, क्या उसमें बने रहें। अगर बने रहें तो अगर है पहले से इन्वेस्ट है तो क्या करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी अगर आप बाई करो तो क्या करें। तो इसके सारे कुछ डिटेल आज एनालिसिस टेक्निकल विथ फंडामेंटल एनालिसिस बात करेंगे, ठीक है। मार्केट क्या 53,000 करोड़ है, कुछ नीचे आ गया है। आरओसी बहुत अच्छी है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत दे नहीं रहा है, ठीक है। एक मिनट चलते हैं इनकी जो फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, कभी जमाने में इस बैंक भी हुआ करता था प्राइवेट सेक्टर में, अब तो है ही नहीं। माइक्रो फाइनेंस लेंडर में सेकेंड लार्जेस्ट तो है ही है। और रिटेल बैंकिंग सेगमेंट 66% है, कॉर्पोरेट 21%, ट्रेजरी 13%। तो सीएजीआर देखेंगे 16.5% जीएनए में। तो एनपीए बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं। और पुट कॉल रेशियो जो पीसीआर जो होता है वो 70%। ये तो पुट कॉल रेशियो कॉल रेशियो नहीं है। यील्ड ठीक है, कॉस्ट डिपॉजिट ठीक है, एनआईएम ठीक है, कोई दिक्कत कोई ख़राब नहीं है। बैंक यील्ड डिक्लाइन है, ठीक है। मोटा मोटी अगर हम बात करें ना, ये देखो ब्रेकअप क्या हुआ है। येस बैंक में क्या था ना, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दे रहा था वो कॉर्पोरेट के ऊपर, बट यहाँ पे देखो ब्रेकअप हुआ है क्या। मेट्रो में 28, अर्बन में 25, रूरल में 24, सेमी अर्बन 23। तो मिक्सअप है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में अगर बड़ा करेक्शन आता है, सॉरी बड़ा कुछ कोरोना टाइप का फॉल आता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो उसमें ये बैंक को घाटा होती है। क्योंकि जो स्मॉल सेक्टर बैंक होता है वो दे नहीं पाएंगे, जैसे सेमी अर्बन रूरल ये सब आता है। और उसमें कॉर्पोरेट जो होता है वो हो चलता रहता है। बट अगर कॉर्पोरेट कहीं घाटा हो जाता है तो रिटेल सेगमेंट में बहुत सारे आपको सभी जन को लोन देता है छोटे छोटे अमाउंट, और रिकवरी करने में आसान होता है कंपेयर टू कॉर्पोरेट। तो जिस वजह से एस बैंक में दिक्कत आई थी, ठीक है ना। तो वो अभी एस बैंक में क्या है ना, कॉर्पोरेट से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है रिटेल सेगमेंट में। तो ये था। और ये इसकी अगर आप देखोगे व्हीकल फाइनेंस, ये जो जो फाइनेंस है, आप तो कासा रेशियो 36% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अब बात वो है कि अब यहाँ पे क्या करें, ठीक है ना। अब इसकी अगर पी देखे तो ठीक है, ये एवरेज पी से बहुत नीचे, जैसे कोरोना के लेवल का आसपास आ रहा है। और अगर आप इनके साथ ही कंपेयर करोगे ना तो ठीक है। उतना भी देखो, यस बैंक का भी 50,000, ये 50,000 करोड़ का है, ठीक है ना। तो अगर उसी टाइम पे अगर यस बैंक देखो तो काफ़ी, देखो यस बैंक ना वो अभी ना बहुत कुछ अपने आप को मैनेज कर चुका है। ये देखो 0.5%, ठीक है ना। तो बहुत कुछ मैनेज कर चुका है, अपने जो भी गलतियां वगैरह की थी वो अपने आप। तो यहाँ पे नेट एनपीए देखोगे ना, ये कौन सा है, हाँ, इंडस इंडिया बैंक, इंडस इंड बैंक जो है, मैं इसको इंडिया तो कहता हूँ। एनपीए जो है ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब वो उतना भी नहीं है कि उसको घाटा सहना पड़े, बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़े। और ठीक है, परफेक्ट है, कोई ख़राब नहीं है, मुझे नहीं लगता पर्सनली इनकी बैलेंस शीट में कुछ खराबी है। अब अचानक जो फॉल आया है इस वजह से कि इनको डेरिवेटिव सेगमेंट एक होता है, वो करेंसी को हेज करते हैं, उनमें उनको लॉस हुआ है। तो वो जो लॉस हो रहा है तो इस वजह से तो हो सकता है कि जो मैनेजमेंट के अंदर है रहते हैं बड़े लेवल में, वो हो सकता है कोई एग्री करे कोई ना करे, तो जिस वजह से उनको वहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ा और बहुत सारे चेंजेस हुए, आप लोग ने देख लिया। तो इसका ये मतलब होता है, देखो कंपनी जो होती है ना, बहुत सभी को लेके कंपनी बनता है, एक जन को लेके नहीं। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुर्सी छोड़ दे, और जैसे कैपेबिलिटी जो भी है आपके ऊपर, जो भी लोग हैं उनको तो कुर्सी दे दे, जैसे इस बैंक में हुआ है। तो आज देखो इस बैंक बहुत कुछ बदल चुका है,
ठीक है ना। जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये अपनी कंपनी का सीईओ है और कंपनी को वो कहाँ से कहाँ लेके गया। आज तो रतन टाटा नहीं है, फिर भी वो कंपनी आज कहाँ है, टाटा के सेगमेंट की बात करें तो। प्रोमोटर्स देखो 16% एफआई, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना है, मुझे इतना भी खराब नहीं लगता जिसकी बात अभी इंडस इंडियन बैंक में हो रहा है। ये होगी फंडामेंटल की बात। अब आते हैं टेक्निकल की बात। जैसे मैं तो वो टेक्निकल का बंदा हूँ तो टेक्निकल का तो बात ही करूंगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। फंडामेंटल में मुझे कोई ज़्यादा खराब नहीं लगती। टेक्निकल बात में क्या है, ये चीज़ ना एलियटिव थ्योरी के बेसिस पे बहुत सही बैठता है। और ये 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, राइट। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न था और ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाना चाहिए था बट नहीं गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड जहां से शुरू हुआ है ना 2002 से, अब 2005 पकड़ लो। अब अब देखते हैं इसका क्या है। क्या है ये? जनवरी 2024, राइट। जनवरी 2024 मतलब 22 साल, ये 2022 ले लिया, ठीक है ना। 22 ईयर्स का जो तेजी है वो खत्म है। बात समझ में आ रहा है? 22 ईयर्स का जो तेजी है वो कंप्लीटली वो ट्रेंड खत्म हो गया है, ट्रेंड खत्म हो गया। तो इससे क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है, हमें जो भी इस टाइप की तेजी मिला है वो आने वाले टाइम पे तेजी नहीं मिलने वाला। मतलब ये है, अगर यहाँ से हमने अगर ये देखे 1400% के रिटर्न दिया है, अगर किस बंदे ने यहाँ पे भी बाई किया तो 7000% के रिटर्न मिला है। अगर किस बंदे ने यहाँ पे बाई किया तो भी 500% के रिटर्न मिला। तो ये जो तेजी था वो तेजी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है ना। अब जो बात करते हैं, ये अगर इसके बाद क्या होगा, इसका मीनिंग यही है टेक्निकल पे, अगर आपका 22 साल हो रहा है तो कम से कम आप 7 से 8 साल तक, 7 से 8 7 to 8 ईयर्स कंसोलिडेशन करेक्शन फेज में जा सकते हो। तो इसका यह मतलब है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं यहां तक, तो मेरा जनरली 50% बनता है 1000, 61% बनता है 780, जो उसके नीचे भी चल रहा है, प्राइस के नीचे चल रहा है, इस लेवल के नीचे। तो क्या करें? तो इसका ये मतलब है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, राइट। ये बड़े टाइम फ्रेम में ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करूं तो आने वाले टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो 5 गुना नहीं होने वाला, 7 गुना नहीं होने वाला, 10 गुना नहीं होने वाला, ठीक है ना। मतलब 5 गुने से जितने भी, जैसे ये 500%, 5 गुना, 1400, 14 गुना, 70 गुना, तो ये चीज नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, 7500% नहीं होने वाला अभी के लिए। तो अभी के लिए आपकी जो रिटर्न है ना वो कम होनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये लेवल बहुत अच्छी है और ये बाई बना दिख सकता है, तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा कि छोटा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, राइट। अब छोटा टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। ये हम आगे वीकली चार्ट में, पहले मंथली चार्ट में था, अब ये वीकली चार्ट में आ गए। वीकली चार्ट में जो पैटर्न यहाँ पे बना था, ठीक है, और ये पैटर्न का नाम होता है एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न, और ये लास्ट में बनता है। कहाँ बनता है? लास्ट में, ठीक है ना। और ये स्लो एंड स्टेडी, अब लग तो रहा था कि भाई ये ऊपर चला जाएगा अगर ब्रेकआउट होता, नहीं गया, और यहाँ से मार्केट भी फॉल हुआ, उसने भी लो को तोड़ा, और लो को तोड़ते तोड़ते एक नया लो बना दिया नियर 600 के आसपास। कहाँ से? 1700 से 600 के आसपास नया लो। तो अभी अभी अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने बात कर रहा था, ये 5 वेव है, 1 2 3 4 5। सो फिफ्थ वेव
किसी भी टाइम पे कंप्लीट होने जा रहा है, सो यू कैन मार्क एज ए, राइट, एंड बी शुड बी 50%। मतलब अगर आप इसका रिट्रेसमेंट भी करोगे तो मोटा मोटी आपको, क्या वो आया नहीं, तो अगर रिट्रेसमेंट करोगे तो मोटा मोटी ये 1150 से लेके 1200 तक आप देख सकते हो, राइट। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से आपको 80% की भी मूव आ सकती है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा, अच्छा 80% तो फिर बाई कर लेते हैं। नहीं, जब जब कंपनी में कोई खराबी आए, जब जब आपको कहीं स्ट्रेटेजी के लॉस हो रहा है, नया बंदे आएंगे, वो कंपनी को संभालने के लिए बहुत टाइम लगा देंगे, और आपकी टेक्निकल ये कह रहा है कि 22 साल का जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। तो इस पीरियड में कोई फ्रेश मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास है तो इस पीरियड में हमेशा एग्जिट के लिए सोचे, ना कि बाई के लिए सोचे। तो एग्जिट मोटा मोटी अगर आपके पास लेट से 1600 में है, तो अगर मैं यहाँ पे डाउन फ्लोर तो 25% का ही तो एग्जिट करोगे। अगर मैं अभी अगर एग्जिट करने जाऊँ 60% के एग्जिट करूंगा, तो 25 अच्छा है, 60% अच्छा है, ठीक है ना। अगर किस बंदे ने यहाँ पे भी बाई करके रखा है इस टॉप में, तो अभी अगर मैं एग्जिट करने जाऊँ 70% का, अगर मैं यहाँ तक वेट करता हूँ, तो कुल मिला के 35% आपको एग्जिट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, इस टाइप की मूव जो होता है ना, ये कभी ना कभी आ सकता है, सभी के साथ हो सकता है। लगता है कि हम ये स्टॉक अच्छा करेंगे, बट समय के हिसाब से स्टॉक खराब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली, टेक्निकली, और हम फंस जाते हैं। तो इससे बढ़िया चीज ये है, हमेशा आप लोग को पता है कि एक है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऐसा एक चीज है, जब जब आपकी स्टॉक, अगर आपके खाते में 40 स्टॉक्स है, तो इस टाइप की स्टॉक, इस मतलब इंडस इंडिया बैंक की तरह, जो इंडस इंड बैंक की तरह, यस बैंक की तरह स्टॉक जो है, आइडिया की तरह, अगर आपने भी बाई कर लिए और कुल मिला के 10 स्टॉक्स हैं, तो भी आपकी पोर्टफोलियो खराब नहीं होगा। तब खराब नहीं होगा जब आपकी इस 10 स्टॉक में इक्वली आप इन्वेस्टेड हो या मिनिमम इन्वेस्टेड हो। मतलब 40 स्टॉक का मतलब होता है, अगर आप इंडस इंड बैंक में 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, और उसी जगह HDFC बैंक में 50,000, SBI में 50,000, ICICI में 50,000, एक्सिस में 50,000, तो फिर कोई पोर्टफोलियो को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो है छोटा मोटा लॉस ही होगा। अगर इस टाइप की स्टॉक में आपने कहा कि भाई 500% की भागा, 1400% भागा, 7000% भागा, तो इस बेसिस में आपने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 50% इस वाले स्टॉक में कर लिए, तो फिर सारा स्टॉक अगर परफॉर्म भी करे तो भी फिर पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जाएगा, बहुत नीचे। तो ये इट इज अ वेरी वेरी, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो, जो टेक्निकली पॉइंट होता है, हम बाई कहाँ करें, सेल कहाँ करें, इससे बड़ा चीज जो होता है मनी मैनेजमेंट। तो उसी के बेसिस पे आपकी पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होती है। तो कुल मिला के, दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट द सेल योर पोजिशन, वेट फॉर सम टाइम्स, सम मंथ्स, देन विल थिंक कि मैं सेल करूं ना करूं। सो right now I'm thinking that it should touch at least 1200 to 1300 level, क्लियर। और ये कभी भी स्टॉक के बारे में जाओ ना, कभी कोई भी स्टॉक खराब होता है तो दोबारा मौका मिलता है आपको निकलने के लिए, दोबारा। ये यस बैंक का तो चार्ट लेके आ गए, यस बैंक का क्या हुआ, अच्छा फ्यूचर का चार्ट ले लिया था, ओके। सो अगर मैं यस बैंक का चार्ट आपको दिखाऊं ना, तो भी मौका दिया था आपको निकलने के लिए। कैसे, ये देखो, यहाँ पे बड़ा फॉल, ये जो कैंडल था ये एक बहुत बड़ी फॉल थी, 400 से लेके 160। तो एक कंपनी है, और इस पीरियड में 2018 में सितंबर में आपका सारे बैंक परफॉर्म कर रहा है, बट यही अकेला बैंक ऊपर नीचे से इतना परसेंट गिर गया, तो कुछ तो है जो परफॉर्म नहीं किया। ये चीज़ बहुत मायने रखता है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसका
हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखूं कि भाई यहाँ से क्या, अगर ये फॉल हुआ तो काफी बड़ा फॉल हो सकता है, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे बाई करके रखे हैं यहाँ पे, और एक मिनट, हाँ, आपने यहाँ पे बाई करके रखे हैं और ये इतना बड़ा फॉल आ गया, तो आपको तो निकलना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ये वो ऊपर चला जाए, वो मतलब नीचे से बाई कर ले। अब नीचे से देखोगे तो 100%, जैसे अभी इंडसइंड बैंक की बात कर रहा था, तो अगर आपने यहाँ पे बाई करके रखा है, लेट से इस पीरियड में 400 ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये कितना चलेगा 64%, और अगर मैं फिबोनाची लगा दूं तो कहीं तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई। फिबोनाची लगा दिया तो 50% से 61% के आसपास मुझे निकलना है। अब यहां से 85% भागेगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो 63% का लॉस दे रहा था, आप उसको 30% पे एग्जिट कर लिए। कितने में एग्जिट कर लिए? 30%। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 70% जो निकला आपका पोर्टफोलियो में, मान लो 50,000 आपने इन्वेस्ट किए और 30% चला गया, तो कितना चला गया? 15,000। आपके पास पैसा कितना आया? 35,000, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। आप उस 35,000 को ऐसे स्टॉक में लगाओ जो आपको ये 15,000 का लॉस भी पूरा कराए और आने वाले टाइम पे 15,000 का भी प्रॉफिट दे, या 35,000 का 2 से 3 गुना का प्रॉफिट दे, तो इजीली यू कैन रिकवर योर लॉस। ओके, जब आपकी डाइवर्सिफिकेशन सही हो, जब आपकी मनी मैनेजमेंट सही हो, तो ये रहा प्रॉफिट लॉस, ये लगा रहता है। अगर आपकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? ये था, हमेशा निकलने के लिए मौका देता है, कोई चिंता करने की बात नहीं, दोबारा आएगा। अब उस टाइम पे निकलने के लिए सोचिए। मैं तो इस टाइम पे बाय नहीं करूंगा, बट जैसे मैंने कहा, टेक्निकल के बेसिस पे बाय दिख रहा है, बट फंडामेंटल के बेसिस पे कहीं ना कहीं खराब दिख रहा है कि ट्रेजरी जो जो डेरिवेटिव लॉस हुआ है, क्या आने वाले टाइम पे, सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले टाइम पे ये सारे चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। मार्केट की फंडामेंटल के बेसिस पर तो सब लग रहा है कि हाँ भाई ठीक ठाक हो जाएगा, बट टेक्निकल भी बहुत बड़ी चीज़ होता है, और उस बेसिस पे आपका मतलब उस बेसिस पे ऊपर दिख नहीं रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो आपका डेरिवेटिव लॉस हो आज जो आपने किया और कुछ होगा, तो जब जब नया मैनेजमेंट आएगा हो सकता है कि सारे चीज़ चेंज करते 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 इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और जो इमोशनली साइकोलॉजी ये भी आ सकता है। तो कुल मिला के कहानी यही है, फंडामेंटल में थोड़ी कुछ क्वेश्चन मार्क आ चुका है, जबकि बाकी बैंक में नहीं आया है। बाकी बैंक में आता तो फिर मान लेते भाई कोई दिक्कत नहीं, बाकी बैंक में नहीं आया, बात इस बैंक में आया। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना, अगर है चिंता मत कीजिए, दोबारा मौका देगा निकलने के लिए। माइनर प्रॉफिट, मोटा मोटी जो प्रॉफिट आप से सकते हो, या माइनर लॉस में निकल सकते हो, या 30 जैसे मैंने कहा 30% 25% भी लॉस में निकल सकते हो चाहो तो, अगर आपको बड़ा लॉस हो रहा है तो अभी बेच के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये था इंडसइंड बैंक के बारे में एनालिसिस। आपको कैसा लगा? लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।